नमस्कार। भारतीय लोकतंत्र एक ऐसी जगह आकर खड़ा हो गया है जहां से केवल एक ही आवाज आती है और वो आवाज है सत्ता की आवाज। वो सभी आवाजें जो सवाल करती हैं उनको चुप करा दिया जाता है और एक-एक करके पत्रकारों पर पहरे गहराने लगे हैं। आज हम बात करेंगे बोलता हिंदुस्तान के बारे में। बोलता हिंदुस्तान के संपादक हसीन रहमानी हमारे साथ हैं और हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे बोलता हिंदुस्तान को एक ईमेल भेज करके चुप कराने की कोशिश की गई। ये जो नया हिंदुस्तान है, इसको चुपचाप हिंदुस्तान बनाने की कोशिश की जा रही है। तो हसीन रहमानी साहब, आपका बहुत स्वागत है और हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि कैसे आप उन सवालों को उठा रहे थे जिनको मेन स्ट्रीम मीडिया ने हमेशा के लिए छोड़ दिया है। बीते 10 सालों में तमाम जगह, तमाम समाज के विषय, नागरिकों के विषय, वो विषय जहां नागरिकों का बोलना जरूरी है, जिन विषयों पर मीडिया का बोलना जरूरी है, बोलता हिंदुस्तान ने उन विषयों को हमेशा उठाया और उन पर बातचीत की। तो सबसे पहले बताएं कि आपको कैसे इसकी जानकारी दी गई और फिर किस तरह से यूट्यूब चैनल बंद कर दिया गया, कितने दर्शक आपके साथ थे और अब आप आगे इस लड़ाई को कैसे ले जा रहे हैं? जी। ये बार बार बताते हुए ना बड़ा हास्यास्पद लग रहा है कि एक पर हंसी भी आ रही है, गुस्सा भी आ रहा है और तमाम जहन में और दिल में सवाल भी उठ रहे हैं कि रात के 1 बजे ईमेल भेज के कि यूट्यूब की तरफ से मेल आता है और उसमें कहा जाता है कि आपको और आपके चैनल को पूरे चैनल जी। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग जो IMIB है और आचार संहिता के बीच में जब पूरा देश जो है वो चुनाव आयोग के अंडर में है, चुनाव आयोग प्रशासनिक अधिकारियों के थ्रू पूरे देश को वो कराना है। यहाँ कोई सरकार नहीं है अभी क्योंकि चुनाव के बीच में है और उस दौरान रात के 1 बजे ईमेल भेज के आपके चैनल को डिलीट करने का ऑर्डर दिया जाता है कि आपको यूट्यूब ऑर्डर दिया है कि आपके चैनल को बंद कर दिया जाए और वो रात सुबह उठ के अमल भी हो जाता है। सबसे बड़ी बात है कि उसको अमल भी किया जाता है कि रात में आधी रात में भेजा ताकि लोग देख ना पाए और सुबह उठे आप, जब आप अपने नए काम के लिए शुरुआत करते हैं, सोचते हैं कि आज क्या किया जाए, कौन सी खबर लगाई जाए, देश में कौन सी ऐसी खबर है जो मुख्य धारा की मीडिया और जो मीडिया जिसे गोदी मीडिया कहते हैं लोग, वो मतलब दिखा नहीं रहा, उस पर बात नहीं कर रहा है। बट वो प्रायोरिटी में रहता था बोलता हिंदुस्तान की। वो हमेशा उसमें कि बोलता हिंदुस्तान उन खबरों को दिखाने की हरगिज़ कोशिश करता था पूरी अपनी तरफ से। तो उस कोशिश में रहता था कि आज उन खबरों को दिखाएंगे जो मुख्यधारा की मीडिया छू नहीं रही। मुख्यधारा की मीडिया बात नहीं करना चाहती उन खबरों पे। उन खबरों को हम लोग अपनी एक लिस्ट में रखकर रखते थे। उस लिस्ट की तैयारी कर रहे थे हम लोग सुबह उठ के, तो एक नोटिस दूसरा आता है, मैसेज आता है कि आपके चैनल को हमेशा के लिए रिमूव कर दिया गया है यूट्यूब से। अच्छा, हम लोगों को लगता है कि मान लीजिए गलती होती है तो एक यूट्यूब लिंक पे होती है, एक क्या बोलते हैं, खबर पे होती है। अगर किसी की तकलीफ होती है तो एक खबर पे होती है, एक वीडियो पे होती है, एक छोटे से क्लिप पे होती है। बट यहाँ तो पूरी पूरी तकलीफ ही एक चैनल पे है। पूरी की पूरी तकलीफ आपके एक पूरे ग्रुप पे है। आप बोलता हिंदुस्तान, मतलब जो लोग आज बोलता हिंदुस्तान को जब नाम सामने आया तो लोग बोलता हिंदुस्तान को लोग बोल रहे हैं कि वो चुप कराना चाहते हैं, वो खामोश कराना चाहते हैं, वो डराना चाहते हैं कि आप बोलना बंद करें, आप सवाल करना बंद करें। अरे, मेरे सवाल चुनिंदा लोगों तक पहुंचते हैं। वो चुनिंदा लोग जो मतलब बहुत कम लोग हैं जो सोशल मीडिया पे हैं। हम लोग मेनस्ट्रीम मीडिया की तरह मतलब बहुत बड़ी आबादी तक पहुंचने वाले संसाधन और साधन नहीं है हम लोगों के पास में। पर जितने लोगों तक हम लोग पहुंच पाते हैं उन तक हम लोग दिन भर के सवाल, रात दिन के सवाल, जो पूरे दिन के सवाल होते हैं, उन सवालों को पहुंचाने का काम करते थे। उन सवालों को बंद करा दिया गया, उन सवालों को खामोश करा दिया गया, उस आवाज को खामोश करा दिया गया। आपको आपत्ति थी तो एक वीडियो आपत्तिजनक हो सकता था। एक वायलेशन जिस वीडियो को होता तो वो एक वीडियो हो सकता था, 10 कवरेज वीडियो। पर, किसी एक घटना पर, किसी एक कवरेज हम्म पर, किसी एक डिस्कशन पे आपको नोटिस भेज के
और उस पर हाँ, स्पष्टीकरण उस पे मांगा जा हमसे सकता आप बहस कर सकते थे, आप उससे मुझसे स्पष्टीकरण मांग सकते थे, आप कह सकते थे कि भाई आप है, मुझे नोटिस दे बताओ, सकते थे। हाँ, कि आपने ये खबर क्यों की? उसे उसे भी वो डिलीट नहीं कर सकते थे, उसे भी वो नहीं हटा सकते थे जब तक हम अपनी गलती को नहीं मान रहे थे। हम कहते कि नहीं, मैंने गलती की, मुझे आपकी सजा मंजूर है, आप मुझे मेरे एक ग्रुप को, एक चैनल को, मतलब एक लिंक हटा दो, आप डिलीट कर दो। आप, हो सकता था आप भी ना कहते, उससे पहले हम डिलीट कर देते अपनी गलती को मान के। मतलब चैनल को ही दिक्कत थी, वो दिक्कत थी चैनल से, वो दिक्कत थी नाम से, वो नाम से दिक्कत थी कि वो बोल रहा था, वो लोगों के लिए बोल रहा था, वो कोई हसीन या मेरे टीम के जो मेंबर है उनके लिए नहीं बोल रहा था। वो एक एक जो एक आबादी है, बहुत बड़ी आबादी, जहां तक हम पहुंच रहे थे, इस महीने हम लोग 90 लाख व्यूज थे हम लोग की यूट्यूब पे, और उतने ही उतने हम लोगों के जो इम्प्रेशन है वो ट्विटर पे है, और फेसबुक पे भी, मतलब थोड़े बहुत कम के बाद फेसबुक पे भी हमारे उतने इम्प्रेशन है। और इंस्टाग्राम तो हम लोगों का 3 महीने पहले, इससे पहले आपके 3 इंस्टाग्राम महीने पहले अकाउंट हम को भी, लोगों के इंस्टाग्राम को डिलीट कर दिया गया। 3 महीने पहले हम लोगों के वहां पर इंस्टाग्राम कितने को डिलीट कर फॉलोअर थे दिया। आपके? इंस्टाग्राम पर वहां भी कितने चालीस फॉलोअर थे? हजार के आसपास 40,000 के आसपास फॉलोअर्स थे वहां पे। और उस पर भी कोई जबकि अपील कई नहीं कई हुई? सालों तक हम लोगों को रोका गया, हम लोगों के इंस्टाग्राम अकाउंट को, फेसबुक पेज को। आज 2018 या 19 में हम लोगों के 1 मिलियन के आसपास वो मतलब फॉलोअर्स हुए थे फेसबुक पेज पे। आज भी वो घट रहे हैं या बढ़ नहीं रहे हैं। 9,97,000 आज भी। वो 2,000 3,000 जो 1 मिलियन हो जाए वो नहीं हो रहे, बाकी 2,80,000 हो जा रहे हैं, कभी 87,000 हो जा रहे हैं। वो घटाए जा रहे हैं लगातार, वो बढ़ाए नहीं जा रहे, रोके जा रहे हैं। तो फिर भी जब इतना कुछ पहरा होने के बाद भी आप 2017 में आप मेरे पेज को डिमोनेटाइज कर देते हैं, आप इंस्टेंट आर्टिकल का हमें रेवेन्यू नहीं देते हैं, आप ये नहीं कहते कि ये संस्थान जो इंडिपेंडेंट होके जर्नलिज्म कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, उनकी आवाज को स्वतंत्र रहने दें, उनकी आवाज को, उन पे कोई पहरे ना लगाए, उन पे कोई पाबंदियां ना लगाए। जबकि इस गोदी मीडिया के तमाम इंडस्ट्री ने इंस्टा आर्टिकल से करोड़ों रुपए कमाए हैं, अरबों जी रुपए कमाए हैं। जी। बिल्कुल। अब ये उदाहरण है कि हम लोगों ने पहले महीने में कोई अच्छा खासा रेवेन्यू लेके आए थे उससे। पहले महीने 2017 में हम लोगों ने उससे अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट किया था। मगर बाद में क्या होता है, वो रेवेन्यू जो है, जैसे ही सरकार या कुछ लोगों को पता चलता है तो उस पर आपत्ति आ जाती है। उस पर आपत्ति आ जाती है कि वो कहीं कोई इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म ना करने लगे, ना इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट खड़ा हो जाए, या इंडिपेंडेंट कोई संस्था खड़ी हो जाए। मीडिया बोलता है हिंदुस्तान की तरह कोई मीडिया संस्थान ना खड़ा हो जाए, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा तो उसे खरीदा कैसे जाएगा। बड़ी 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 बात ये है कि कोई अगर खुद खड़ा हो जाएगा और खुद अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा, वो स्वतंत्र हो जाएगा, तो फिर उसे खरीदा कैसे जाएगा, उसे झुकाया कैसे जाएगा, उसे अपनी गोदी में बिठाया कैसे जाएगा। सवाल ये है, और सवाल है कि गोदी में कैसे बिठाया जाएगा उसको। बिल्कुल, जब आप गोदी मीडिया होने से इनकार कर देते हैं, तो आपको चुप कराया जाता है और बोलता हिंदुस्तान को सरकार बर्दाश्त नहीं कर सकती है। इसलिए वो एक कोशिश में है कि लोग चुप हो जाएं। तमाम तरीके की धमकियां हैं, ट्विटर पर देख लीजिए या यूट्यूब कमेंट्स में देख लीजिए। लेकिन जब आप अपना बोलना बंद नहीं करते हैं, आप सवाल उठाते रहते हैं। मुझे याद है रेमानी साहब की हमने जब मेरी किताब आई और उस पर तमाम तरीके की पाबंदियां हुई, मुश्किलें आई, तो आपने मुझसे बातचीत की और कि मैं उस संदेश को आगे ले जाने में मदद की, लोगों को ये बताने में हम कामयाब हुए कुछ हद तक कि कैसे सरकार अपने खिलाफ बोलने वालों को रोकने की कोशिश कर रही है। तो आप वो काम कर रहे थे जो मुख्य मीडिया, जिसको जिसको सो कॉल्ड, जिसको कथित हम कहें कि मुख्य मीडिया, अब ये शब्द और ये परिभाषाएं इस वक्त तो कम से कम बेईमानी है कि हम किसको मुख्य मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया कहें और किसको हम यूट्यूब मीडिया कहें। मुझे तो लगता है कि इस वक्त हिंदुस्तान में अगर कोई मीडिया है तो वो यूट्यूब मीडिया है, या जो बोलता हिंदुस्तान है वही मीडिया है। क्योंकि जो मुख्य मीडिया, जिसको हम मीडिया कंपनियां कहते हैं, टेलीविजन और अखबार कहते हैं, वो सबके सब तो एक ही स्वर में बात कर रहे हैं। आज क्या दर्शकों को बताएं कि क्या आपके यूट्यूब चैनल को बंद किए जाने की खबर किसी अखबार में छपी है? दिल्ली से प्रकाशित होने वाले किसी अखबार में है या किसी टेलीविजन में है? जी। कल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जी। कांग्रेस का डेलीगेशन एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया गया था,
हो सकता है, हो सकता है। उन्होंने चौथे नंबर पर बोलता हिंदुस्तान की बात को रखा चुनाव आयोग के सामने। जब वो बाहर पीसी करने आए तो वो 4 नहीं 40 माइक आईडी थी। हमें लगता नहीं है कि उसी चैनल पे वो माइक आईडी के साथ, क्योंकि वो जो दर्द है वो मीडिया का दर्द, वो मीडिया उनका भी दर्द होना चाहिए था। वो जो मीडिया पे पाबंदी है वो उन पे भी कल लग सकती है, उसका डर उनको भी होना चाहिए। मगर वो बेखौफ है, वो डरे नहीं है। वो जानते हैं कि हम गोदी में बैठे हुए हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम गोदी में बैठे हुए हैं, हम बिक चुके हैं, कोई हम जीत सवाल नहीं चुके हैं। करते हैं ना, जो हाँ, बोलता तो वो हिंदुस्तान को ये कीमत इसलिए चुकानी पड़ी क्योंकि वो सवाल कर रहा है, वो हाँ, पूछ रहा है, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, या वो पेपर लीक का मामला हो, या वो किस तरीके से ईवीएम में छेड़छाड़ की जा रही हो, या किस तरीके से संविधान और लोकतंत्र पर हमले किए जा रहे हों। हमने देखा है कि बोलता हिंदुस्तान हमेशा नागरिकों के हक में खड़ा हुआ है। रहमानी साहब, आप ये भी थोड़ा-सा बताएँ कि बोलता हिंदुस्तान की शुरुआत कैसे एक युवा सपने के रूप में हुई थी? कैसे आप और आपके साथी अपनी पढ़ाई करके इस इंस्टीट्यूट को, यानी एक छोटे से मीडिया यूट्यूब चैनल की शुरुआत करते हैं? तो ये जानना ज़रूरी है नहीं, क्योंकि ये ज़्यादातर तो लोग कहना हम लोगों के लिए जी। थोड़ा हुँ, ये कहना हम लोगों के लिए थोड़ा अजीब सा लगता है कि बोलता हिंदुस्तान की शुरुआत कभी यूट्यूब चैनल के रूप में नहीं हुई थी। हम लोगों ने यूट्यूब चैनल अभी पिछले 6 महीने से शुरू किया है। यूट्यूब चैनल हम लोगों का जी, 2015 में बना था, बट हम लोग यूट्यूब पे नहीं आना चाहते थे। नहीं आना जी। चाहते थे, इसका हम लोग खामियाजा भी भुगत रहे हैं कि वो उसके पीछे की वजह हम लोगों को नहीं पता थी, तो नहीं पहुँचे। हम लोग बहुत लेट पहुँचे। जब लेट पहुँचे तब भी 6 महीने में बंद कर दिए गए। हुँ, हो हुँ। सकता था कि हम लोग जल्दी आ जाते तो हम लोग जल्दी बंद कर दिए जाते। और जल्दी बंद कर हो दिए जाते। सकता जी, था कि हम लोगों को वो 15 में ही 17 में 18 में ही रोक दिया जाता, वहीं हम जी, लोगों को ब्लॉक कर दिया जाता। बट हम लोग 2022 में 23 में हम लोगों ने आके ये प्लान किया। न्यू बोलता हिंदुस्तान की शुरुआत एक मीडिया संस्थान के रूप में हम लोगों ने की थी। इसका मुख्य उद्देश्य, जो हम लोगों का मेन काम जो था वो था वेबसाइट। मेरी जो वेबसाइट है वो बहुत पॉपुलर वेबसाइट थी, बोलता हिंदुस्तान डॉट कॉम। बहुत बहुत पॉपुलर थी, जिसमें लाखों करोड़ लोग हम लोगों से जुड़े हुए थे। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और तमाम जगहों पे हम लोगों की वेबसाइट। लोग कहा करते थे कि यूट्यूबर्स हमसे कहा करते थे कि हसीन भाई, आपकी शाम को वेबसाइट पढ़ के हम लोग शाम की खबरें बनाया करते हैं। यूट्यूबर हमसे कहा करते थे कि शाम को मुझे वीडियो बनाना होता है तो हम कुछ नहीं करते हैं, हम खबरों को ढूंढने नहीं जाते हैं। हम ये ढूंढने नहीं जाते कि हम 100 जगह जाके 100 वेबसाइट्स को पढ़ें। हम दिन भर अपडेट रहे। हम बोलता हिंदुस्तान का एक पेज खोल लेते थे तो मुझे पता चल जाता था उस दिन में क्या क्या बड़ी बड़ी खबरें, बहुत बड़ी-बड़ी खबरें जो बनी है या हुई है, जिनकी हेडलाइन्स बनी है और जिससे जो मीडिया में नहीं आई, उन खबरों को बोलता हिंदुस्तान के पेज पे हम लोग मिल जाती थी। हम वहाँ देख लिया करते थे, उसपे हम शाम को वीडियो बना दिया करते थे। बहुत अच्छा संकलन आपके पास हम लोगों को मिल जाता था, पूरे दिन का एक बेहतरीन अपडेट खबरों का, वो हम लोगों को मिल जाता था। बट हम लोगों ने यूट्यूब जो है थोड़ा लेट शुरू किया। लेट इसलिए भी शुरू किया कि मुझे लगता था कि यूट्यूब पे जो है ना वो क्लिकबेट का बड़ा असर है। वो क्लिकबेट है, जो लोग चाहते हैं कि थंबनेल देख के लोग अंदर घुसे, अंदर आए। और बोलता हिंदुस्तान ने कभी इस तरीके की पत्रकारिता की नहीं थी। हम लोगों ने वेबसाइट में भी क्लिकबेट का कोई ऑप्शन नहीं रखा। हम लोगों ने कहा कि जो खबर है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कैसे पहुँचे, और शायद इसीलिए हम लोग अपने रेवेन्यू मॉडल को भी अच्छा नहीं और बेहतर नहीं कर पाए। हम लोग ये सोचते थे कि नहीं, इस खबर को करोड़ों लोगों तक, लाखों लोगों तक कैसे पहुँचाया जाए। आज की जो मुख्य खबर, ये नहीं सोचते थे कि लेकिन मेरे पास वेबसाइट के अंदर लाखों लोग कैसे आएँगे। हम लोग ऐसी कोई हेडलाइन नहीं देते थे। हम लोग कहते थे कि नहीं, खबर करोड़ों लोगों तक कैसे पहुँचे। जो खबर है, सच में बहुत बड़ी खबर है, वो खबर कैसे आगे पहुँचे। तो ये प्लान रहता था। अब यूट्यूब का थोड़ा अलग सिस्टम है। यूट्यूब थंबनेल पे चलता है और क्लिकबेट पे चलता है। उसपे आपको हेडिंग देनी पड़ेगी और अंदर लोग आपको देखें आके, ये आपको करना पड़ेगा। तो यूट्यूब को हम लोग उसमें शामिल नहीं कर पाते, तो उसलिए कॉम्पिटिशन भी हम लोग अपने आप को बाहर मानते थे कि नहीं, हमें उसमें कॉम्पिटिशन में जाना नहीं है। बट हम लोगों ने 2022-23 में एक प्लान किया कि नहीं, अब यूट्यूब चैनल पे अच्छे लोग आए हैं, अच्छा कंटेंट भी मिल रहा है, बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म भी ऐसा है जो पूरे दुनिया में फ्री स्पीच को बढ़ावा दे रहा है। मतलब एक यूट्यूब और ट्विटर 2 पे भरोसा बहुत बड़ा बन गया था कि नहीं, ट्विटर भी अच्छी जगह है और आपका यूट्यूब भी बहुत अच्छी जगह है। यूट्यूब तो माना जाता था हिंदुस्तान में, तो आज की डेट में यूट्यूब ना होता तो मीडिया या खबरें देखने को ना मिलती लोगों को। लोगों को ये नहीं पता चलता रवीश कुमार आज की डेट में कहाँ पे एपिसोड कर रहा है। आज वो क्या बोल रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं।
वो खबरें दिखा पाएंगे कि नहीं दिखा पाएंगे। रवीश कुमार की तरह, और अजीत जी, अजीत अजीत अंजुम, उसके बाद आपके अभिसार शर्मा, उसके बाद आपकी साक्षी जोशी, फिर आप सैकड़ों लोग हैं, आप भी उसमें शामिल हैं। आप भी अगर जिस वक्त आपने किताब लिखी और नौकरी से आपको निकाल दिया गया बिना बताए, बिना नोटिस दिए, सब कुछ किए, तो आपने अपनी बात को यूट्यूब पे आके रखा। आपने पहले पहले आके भी अपनी बात को यूट्यूब पे रखा और यूट्यूबर्स के बीच में रखा। बिल्कुल, आपकी बातें मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं उठा देगा, तो हम बिल्कुल, लोगों जैसा ने मैंने रखा, थोड़ी देर आपने पहले रखा। जी, जी, थोड़ी देर पहले कहा ना कि ये जो मुख्य मीडिया है, ये केवल चुपचाप मीडिया है दरअसल। इसने सवाल पूछने बंद कर दिए हैं। तो यूट्यूब है जहाँ पर आप सवाल पूछ रहे हैं और आपने कहा कि आप देर से आए यूट्यूब पर, लेकिन मुझे लगता है कि आप देर से आए, लेकिन आपने आखिर क्या सवाल पूछे? आपने वही सवाल पूछे जो कोई नहीं पूछ रहा है, इसलिए तुरंत आप उनके निशाने पर आपको आना ही था। क्या आप कुछ ऐसे अपने यूट्यूब के कुछ 2-4 मुश्किल होगा आपके लिए, लेकिन कुछ एक 2-4 यूट्यूब के प्रोग्राम के बारे में आप बता पाएँ या क्या चीज़ें थी जो हम लोग मान के चलें कि सरकार को निश्चित रूप से अच्छी नहीं लगी होंगी या जो उन्होंने वो नहीं, हमेशा स्टैंड करते हैं, हमारी देखते हैं? पत्रकारिता जी। सरकार को हुँ, खुश करने के लिए नहीं है। बोलता है हुँ, हिंदुस्तान की पत्रकारिता या हमारी पर्सनल जो पत्रकारिता है, वो बोल किसी सरकार को खुश करने के लिए नहीं है। ना हम पत्रकार बने थे तब ये सोच के बने थे कि हम किसी हुँ, सरकार को खुश करेंगे, किसी बिल्कुल। विपक्षी किसी नेता को खुश करेंगे। हम लोग किसी को खुश करने के लिए नहीं, हम लोग जनता की पत्रकारिता और जनता की आवाज बनने के लिए पत्रकार बने थे, और वही कर रहे थे। आप एक पूछ रहे हो, हम डेली 5 कर रहे थे। हम लोग 5-10 जो वीडियोस करते थे वो सब में अलग हुआ करते। वो उसमें कोई आप ये नहीं कह सकते अच्छा कौन सा बुरा कौन सा। हम यादगार कौन सा है, अच्छा कौन सा है, बुरा कौन सा, हम बता नहीं सकते आपको। हम डेली वो खबरें करते थे जो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में ढूंढने से नहीं मिले कहीं भी। आप उन खबरों को उन चैनल के बड़े बड़े जो पर्दे लगे हुए हैं उनमें देख ही नहीं सकते हो। वो खबरें बोलता है हिंदुस्तान कवर कर रहा था और लगातार कर रहा था, डेली 5 खबरें, 10 और खबरें, जो जो हमारी जो आप कह कैपेसिटी में रहे थी। हैं जो आप कह रहे हैं उसका सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि 6 महीने के अंदर यू यूट्यूब पर सरकार को आपको आज एक तरीके से आप कहें कि ब्लॉक कर दिया गया है, आप दर्शकों तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। लेकिन जो जब ये खबर आती है कि बोलता हिंदुस्तान को ब्लॉक कर दिया गया है, वो दर्शकों तक दर्शक उससे दूर कर दिए गए हैं और बोलता हिंदुस्तान अब दर्शकों तक नहीं पहुंच सकता है। तो जो सपोर्ट आपको सोशल मीडिया पर मिला या लोगों ने कहा कि वो आपके साथ हैं, तो ये अब तक की यात्रा में कैसा आप मैं ये कहूँगा कि कैसे आप क्या महसूस कर रहे हैं कि आगे की लड़ाई कैसे होगी? और लोगों के क्योंकि अभी कुछ और भी यूट्यूबर की बात आई है अभी कि 2 या 3 यूट्यूबर को बैन करने की बात आई है, उनको नोटिस भेजे गए हैं। संभव है कि वो अभी नोटिस पर विचार कर रहे हों और अभी उन्होंने सामने आके बात नहीं रखी है। नेशनल दस्तक को हम जानते हैं उन्होंने ट्वीट किए करके बताया है कि उनको भी नोटिस भेजा है। तो मुझे लगता है कि बोलता हिंदुस्तान से ये जो चुप कराने का सिलसिला है, ये सरकार ने अब शुरू किया है और ठीक ऐसे वक़्त में किया है जब चुनाव प्रचार एकदम पीक पर है, पहला चरण हम 10 दिन की दूरी पर हैं आज 10 दिन बाद चुनाव पहले चरण का मतदान होना है। तो क्या ये एक शुरुआत है और बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर खासतौर पर ट्विटर पर ये कह रहे हैं कि वो बोलता हिंदुस्तान के इस लड़ाई में उनके साथ हैं। वो लगातार आपके बारे में लिख रहे हैं, आपके काम को की सराहना कर रहे हैं। तो इस वक़्त क्या और भी यूट्यूब चैनलों ने आपसे कहा है कि इस लड़ाई को साझा रूप से हम लड़ें, देखें और आगे ले जाएँ? नहीं, या आपने क्या तमाम सोचा लोग है कि क्या इसको कोर्ट में लेके जाने के बारे में आपकी तैयारी कुछ है? पूरे देश भर में जहाँ-जहाँ लोग बोलता है हिंदुस्तान को देख रहे हैं और जो बोलता है हिंदुस्तान की पत्रकारिता को अब तक देख रहे थे और मतलब उसको समझ रहे थे, वो लोग फ़ोन भी कर रहे हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं, हर जगह लोग बोल रहे हैं। और बड़ा बड़ा अजीब है कि खामोश कराना इतना मुश्किल भी नहीं है। जो वो सोच रहे हैं कि बहुत मुश्किल काम है या बहुत आसान काम है, उतना आसान भी नहीं है।
लोगों का सपोर्ट हम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से मिल रहा है। और बताने की बात है कि अब 10 दिन बाद पहला फेज है, तो हम लोगों की तैयारी थी कि हम लोग इलेक्शन कवरेज पे निकलेंगे। बट अब तैयारी में लगे हैं कि हम लोग इलेक्शन कमीशन जाएं और अपना सस्पेंशन वापस करवाएं या फिर हम कोर्ट जाएं। तो ये तैयारी हमारी अब देखिए, तैयारी करना था जनता के बीच जाने की, और हमें कोर्ट जाना पड़ा। हमें जाना था कि जाके हम जनता से बात करें, जाके उनका मन टटोले, जाके उनसे बातचीत रखें जाके, क्योंकि गोदी मीडिया नहीं जाएगा। वो जो मीडिया है वो अपनी माइक हाइट हटा लेता है जब कोई बात खिलाफ आती है, जब वो लोगों के दर्द दिखाने की बात आती है। वो तो हम लोगों ने बहुत ही निर्दयता, मतलब बहुत ही भयानक कोरोना लॉकडाउन में भी देखा, जब मजदूर पैदल निकल रहे थे, मजदूर अपने घरों में लौट रहे थे, तब हमने ये वो वक्त देखा था। हम लोग तो लाइव उस टाइम कर रहे थे हर जगह जा जा जाके। हम लोगों ने देखा था कि मेनस्ट्रीम मीडिया किस तरीके से काम कर रहा था। वो स्टूडियो में तबलीग जमात और कोरोना फैलाने के जिम्मेदार लोगों को ढूंढ रहा था। वो नहीं ढूंढ रहा था कि मिसमैनेजमेंट किसने किया, हजारों करोड़ों लोग सड़क पे कैसे पैदल और नंगे पैर और चार चार रोटियों के साथ, मतलब रोटियों के साथ बांध के, और वो सड़क किनारे और ट्रेन की पटरियों पे चले जा रहे हैं पैदल। कई लोग कट भी गए उसमें ट्रेन की चपेट में आने से। वो खबरें आपने देखी होंगी। और जी। वो सवाल नहीं कर रहा था उसमें, वो ढूंढ रहा था कि कोरोना फैलाने वाले कौन है, उसमें एंगल कहाँ से आएगा हिंदू मुस्लिम का, वो उसमें जिम्मेदार। हिंदू मुस्लिम की धुन पर तब से ही एक तरीके से कहें कि वो काम कर रहा था। और कोरोना में जो मुख्य मीडिया है, जो गोदी मीडिया है आपका, वो सारा का सारा इस बात में था कि कैसे वो ये बता पाए कि सरकार कितना अच्छा काम कर रही है और कैसे नागरिक अपनी सारी मौतों के लिए, अपनी सारी तकलीफों के लिए नागरिक खुद जिम्मेदार हैं। उस वक्त जितनी ज्यादा नफरत फैलाने का काम टेलीविजन चैनलों ने किया है, वो अब तक के टेलीविजन इतिहास में हिंदुस्तान में अभूतपूर्व है। और उनके खिलाफ जाहिर है कोई एक्शन हमें कहीं से होता हुआ दिखाई नहीं देता है। तो हम और दर्शकों को उम्मीद करनी चाहिए कि बोलता हिंदुस्तान की इस आज़ादी की लड़ाई में कि उसको वापस अपने दर्शकों तक पहुंचने की आज़ादी मिले और दर्शक उन चीज़ों को देख पाएँ जो कुछ घट रहा है। जैसे आपने कहा कि ये वक़्त है कि आप जैसे मीडिया संस्थान, आप जैसे लोग ग्राउंड पर हों और वो रिपोर्ट करें कि नागरिक क्या सोच रहे हैं, उनके सवाल क्या हैं, किन मुद्दों को चुनाव में बड़ा मुद्दा होना चाहिए। आप देखें कि टेलीविज़न पर होने वाली जो बहसें हैं, उनमें कहीं भी बेरोज़गारी नहीं है, उनमें कहीं पेपर लीक नहीं है, उनमें कहीं कर्मचारियों की पेंशन नहीं है, कहीं बुजुर्गों की रियायत नहीं है, तो नागरिकों की स्वतंत्रता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके के संघर्ष चल रहे हैं, उनकी बात नहीं है। तो हमें आशा करनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी बोलता हिंदुस्तान को दर्शकों के बीच पहुँचने की अनुमति दी जाएगी, जो कि एक किसी भी संस्थान का जायज़ हक है। और आपकी इस लड़ाई में तमाम लोग सहभागी बने। हम अपने दर्शकों से ये अपील करते हैं, उनसे अनुरोध करते हैं कि आप जहाँ भी हैं, आप किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पर हैं, किसी भी जगह पर हैं, वहाँ बोलता हिंदुस्तान का ज़िक्र करें। और अगर आप किसी प्लेटफ़ॉर्म पर नहीं भी हैं, तो नागरिकों के बीच ज़िक्र करें। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि ज़िक्र केवल सोशल प्लेटफ़ॉर्म पर होना चाहिए, लेकिन बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जो नहीं है सोशल मीडिया पर अभी भी। तो अपने आस-पास लोगों से ज़िक्र कीजिए और उनको बताइए कि सरकार ने लोकतंत्र के नाम पर सबसे लोकतंत्र के नाम पर सबसे बड़ा जो जो तानाशाही रची जा रही है, वो उसका सबूत है कि बोलता हिंदुस्तान जैसे संस्थान के यूट्यूब अकाउंट को बंद कर दिया गया है। आपने भी सुना कि उनका इंस्टाग्राम अकाउंट पहले ही बंद कर दिया गया था। तो मुझे लगता है ये नागरिकों की लड़ाई है और उन सभी के हिस्से की लड़ाई है जिनकी आवाज़ ज़रूरी है सभी लोगों तक पहुँचना, और लोकतंत्र और संविधान के हक में ये एक ज़रूरी काम है। बहुत शुक्रिया रहमानी साहब हमसे बातचीत के लिए, और आशा है कि अगली बार जब हम बातचीत करेंगे तो आपका चैनल लाइव हो चुका होगा और हम सब उन मुद्दों पर बिना किसी सेंसरशिप के बात कर पाएँगे, जो मुद्दे लोकतंत्र, संविधान
और नागरिकों के हक में है।